नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें जब जाना है तो भाई अगली एक्सरसाइज है 3.2। पर 3.2 में जाने से पहले हमें कुछ चीजें सीखनी पड़ेगी। यहाँ पर टेबल होता है, उस टेबल को हमें याद करना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। देखो, हमें 3 टाइप की लाइंस को इसमें इस एक्सरसाइज में पढ़ना है। 3 टाइप्स की लाइन को। पहला जो लाइन होता है उस लाइन का जो नाम है, पहली लाइन का जो नाम है वो है इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन का नाम होता है, मतलब क्या है कि इंटरसेक्टिंग लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा का मतलब होता है जो एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटती है। जैसे मैंने बोल दिया, ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन हो गया। इंटरसेक्टिंग लाइन जो होगा इसको हम बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ये एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती है। अब देख लीजिएगा, जरा ध्यान से बातें समझिएगा। 2 लाइनें जितने भी पॉइंट पे एक दूसरे को काटती हैं उतने ही इसके हल निकल के आएंगे। तो आपने देखा कि ये दोनों लाइनें एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही हैं, तो इसका कितने हल निकल के आएंगे? इसका केवल एक हल होगा। तो ओनली वन सॉल्यूशन, इसका केवल एक हल है। ओनली वन सॉल्यूशन, केवल एक हल। कैसे बताया मैंने? जितने पॉइंट पर ये रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उतने ही सॉल्यूशन इसके होते हैं। जैसे अगर ये 2 पॉइंट पे एक दूसरे को काटती है तो इसको ये क्या हो जाता है, इसके 2 हल निकल के आते हैं, पर एक ही पॉइंट पे काटेंगी इंटरसेक्टिंग लाइन। अब इसका जो फॉर्मूला बनता है वो हमारा जो बनता है वो होता है A1 अपॉन में A2 डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। अब A1 क्या है, A2 क्या है, B1 क्या है, B2 क्या है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको थोड़ी देर में सब कुछ क्लियर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप थोड़ी बातें बस समझिए और इसको अभी केवल दिमाग में इसको सेट कर लो कि ये होगा। क्या है A1 A2 भी बता रहा हूं आपको थोड़ी देर में। तो चलिए, ये हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन। अब हम दूसरी लाइन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरी लाइन जो होती है वो होती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन को हम हिंदी में बोलते हैं समांतर रेखा। और आपने बचपन से जानते हो कि समांतर रेखा कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है। इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, इक्वल रहता है। तो जो पैरेलल लाइन होती है वो पैरेलल लाइन हमेशा ही क्या होती है, दूरी जो होती है इनके बीच की वो हमेशा मेंटेन रहती है। तो एक दूसरे को कभी मिलेंगी नहीं। जब मिलेंगी ही नहीं तो इनका सॉल्यूशन कहां से बनेगा भाई? अगर मिल ही नहीं रहे तो इनका कोई हल नहीं होगा। तो इसको क्या लिखेंगे हम? नो सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन नहीं है भाई इसका। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी इसी से आता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम? कोई हल नहीं। तो कोई हल नहीं है तो इसमें इक्वेशन क्या बनती है हमारी? वो बनती है A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 बट डज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। लो, अब और दिक्कत हो गई भाई। अभी तक A1 A2 B1 B2 था, अब C1 C2 भी आ गया। पर दिक्कत मत लीजिए, अभी थोड़ी देर में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं तीसरी लाइन की तरफ। हमें क्योंकि 3 लाइनें पढ़नी है तो तीसरी लाइन की तरफ चलते हैं। जो तीसरी लाइन है वो हमारी है कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन जो होता है, सही से मैं बोल नहीं पा रहा हूं, थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो कॉन्सिडेंट लाइन जो होता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, अभी थोड़ी देर में याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। याद नहीं आ रहा है, अभी बताता हूँ थोड़ी देर में। कॉन्सिडेंट लाइन जो होता है इसे देखो, ये क्या लाइन है? जैसे हमारे पास 2 लाइनें हैं, मान लो एक लाइन मान लो ये है और इसी के ऊपर जस्ट चढ़ी हुई दूसरी लाइन है जो इसी के ऊपर जस्ट चढ़ी हुई है, एकदम इसी के ऊपर टच, इसी के ऊपर चढ़ गई है। हाँ, संपाती रेखा, सॉरी,
देखिए समपाती रेखा, समपाती मतलब एक साथ गिरी हुई, एक साथ चिपकी हुई जो रेखा होती है। कॉन्सिडेंट लाइन जो होता है मतलब दो लाइनें जब एक दूसरे के ऊपर ऐसे बिल्कुल सटी हुई हैं, चिपकी हुई हैं, तो ये कितने जगह पर टच कर रही हैं आप गिन पाओगे क्या? नहीं गिन सकते भाई, बहुत सारे जगहों पे ये एक दूसरे को टच कर रही हैं। अगर ये बहुत सारे जगहों पे एक दूसरे को टच कर रही हैं तो इसके जो हल होंगे वो कितने होंगे? अनंत हल आते हैं भाई, इसके अनंत हल हैं। अनंत हल हैं का मतलब क्या होता है? अनंत हल है का मतलब होता है कि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। इनफाइनाइट सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि इसमें अगर आप x की कुछ वैल्यू रखोगे तो y की कुछ भी वैल्यू आ जाएगी, दोनों एडजस्ट हो जाएंगे और क्या है, बहुत सारे इसके हल निकल के आ जाएंगे। जैसे मैंने बोला a1 अपान, इसमें क्या होगा, a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2। ये हमारा कौन सी लाइन है भाई? ये हमारी जो लाइन है वो है कॉन्सिडेंट लाइन, यानी समपाती रेखा होती है यही। इसमें a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 बराबर c1 अपान में c2। अब हमें दो टर्म और सीखने हैं। इसके बाद ये जो टर्म आपको बता रहा हूं ये बोर्ड एग्जाम में आना एकदम फिक्स है, 2 नंबर देगा आपको, देगा ही देगा। आप ध्यान से अगर सुन लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा सारी चीजें कि मैं ये क्यों करवा रहा हूं, क्यों इतना टाइम इसमें वेस्ट हो रहा है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। और आप जब भी बोर्ड का पेपर उठाओगे ना, 2 नंबर या 1 नंबर में तो क्वेश्चन आया ही आया होगा, कॉन्सिस्टेंट लाइन और कंसिस्टेंट, नॉन कंसिस्टेंट, तो इन सब में अनंत हल, एक हल, इन सब पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगला जो टर्म आता है वो 2 टर्म है, वो है कंसिस्टेंट। एक मिनट स्पेलिंग देख लेता हूं अभी मैं। कंसिस्टेंट सही है, कंसिस्टेंट और नॉन कंसिस्टेंट। मतलब क्या होता है? ये होता है आपका संगत और असंगत। अब ध्यान से बात सुनिएगा और अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। संगत का मतलब होता है जो साथ साथ रहते हैं, और असंगत का मतलब होता है जो साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। साथ साथ कौन रहेगा? जो एक दूसरे को टच करेंगे वही तो साथ रहेंगे। तो कंसिस्टेंट में वही आते हैं, 2 लाइनें वही आती हैं जो कि एक दूसरे को कहीं ना कहीं तो टच करेंगी। जरूरी है कि वो टच करें ही करें। अगर वो टच नहीं करती हैं, किसी भी पॉइंट पे एक दूसरे को छूती नहीं है, तो नॉन कंसिस्टेंट में चली जाएंगी। तो ऐसी अभी हमने 3 लाइनें पढ़ी। उन 3 लाइनों की अगर मैं बात करूंगा तो उन 3 लाइनों में जो हमने इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ा था, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, वो एक पॉइंट पर टच कर रही थी, तो क्या हो जाएगा? वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। दूसरी लाइन हमने क्या पढ़ा था? दूसरी लाइन हमने पढ़ा कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन मतलब संपाती रेखा। संपाती रेखा एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई थी भाई, एक दूसरे से क्या हुई थी? अनंत बिंदुओं पे मिल रही थी, इनफाइनाइट सॉल्यूशन थे। तो ये दोनों जो टाइप आते हैं वो कंसिस्टेंट में आते हैं, संगत में आते हैं, क्योंकि एक दूसरे को टच करते हैं। लेकिन हमने जो तीसरा टाइप पढ़ा वो पढ़ा था पैरेलल लाइन का। तो जो पैरेलल लाइन था वो कभी एक दूसरे को टच ही नहीं करते, कभी टच नहीं करेंगे। समांतर रेखा अगर टच ही नहीं करेगी तो आप सोचो भाई, जब टच ही नहीं कर रहा तो किस में आएगा? नॉन कंसिस्टेंट में आ जाएगा। नॉन कंसिस्टेंट में कौन आएगा? समांतर रेखा। क्यों आएगा? क्योंकि वो कभी भी एक दूसरे को टच करते ही नहीं है। और अगर एक दूसरे को वो टच ही नहीं करेंगे तो इसका सॉल्यूशन कोई बनेगा? तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। और इसमें कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आता है, चाहे एक आए चाहे अनंत आए, पर आएगा। तो ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो मैंने फार्मूले लिखवाए A1 A2 B1 B2 C1 C2 ये है क्या। तो अब हम चलेंगे पहले अपने एक आदर्श इक्वेशन की तरफ, अपने आइडियल इक्वेशन की तरफ चलेंगे, आदर्श समीकरण की तरफ।
तो अगर आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, जैसे मैंने लिख दिया a1x प्लस में b1y प्लस में c1 बराबर 0, ये हमारा आइडियल समीकरण होता है, आइडियल इक्वेशन यानी आदर्श समीकरण होता है। दूसरा जो होता है वो होगा a2x प्लस में b2y प्लस में c2 बराबर 0। साइन को बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि साइन के साथ ही आपको काम करना है। अगर साइन इधर उधर हुआ तो क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा और नंबर भी फिर क्या हो जाएंगे, इधर उधर हो जाएंगे। तो ध्यान से हमें काम करना है। तो अभी जो हम a1 a2 b1 b2 कर रहे थे, तो उसमें क्या था, पहले इक्वेशन में जो x के साथ टर्म था उसको हम a1 बोलते हैं साइन के साथ, जो दूसरे इक्वेशन में x के साथ टर्म था उसे हम a2 बोलते हैं साइन के साथ, y के सामने वाले को b1 और दूसरे इक्वेशन में y के साथ वाले को b2, और जो आखिरी में बचता है जिसके साथ x y कुछ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक गिनती है। ये गिनती की बजाय कोई और ही टर्म होगा तो उसे हम c1 और c2 का नाम देंगे। अब इसी से हमारे क्या बनते हैं, हमारे इक्वेशन जो थे आपके तैयार होते थे कि समीकरण समांतर रेखा का क्या होगा, संपाती का क्या होगा और प्रतिच्छेदी रेखा का क्या होगा। ध्यान से अगर हम देखेंगे इसको, तो अब अगर हम इसमें देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, कैसे किस तरह के क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं, तो मैं आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन है 3.2 में ही है। अब ये मत बोलना कि सर अब 3.2 का पहला क्वेश्चन नहीं कराया, सीधे दूसरे तीसरे पे कैसे आ गए। मैंने ये टॉपिक अभी क्लियर कराया, इसलिए 3.2 का दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पहले कर लेते हैं, क्योंकि इससे टॉपिक क्या हो जाएगा, पूरा एकदम बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। तो इसी के हिसाब से अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ ये रहा हमारा 3.2। 3.2 में अगर हम देखते हैं, क्वेश्चन देख लीजिए तब तक आप लोग। 3.2 का क्वेश्चन नंबर हमें करना कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 खोलेंगे। अगर आपको ये सही से दिख नहीं रहा है तो आप लोग अपनी बुक खोल के साथ ही साथ करो, समझ में आएगा सारी चीजें। क्योंकि थोड़ा सा ब्राइटनेस आई थिंक थोड़ा सा ज्यादा है। 1 मिनट में ब्राइटनेस कम करता हूँ। अभी कुछ क्लियर हो गया होगा। चलिए, पर अभी मैं काला आऊँगा, कोई बात नहीं, काला ही सही, आप लोग कर लो बस काम। चलो देखते हैं भाई 3.2 में। 3.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या लिखा है, ऑन कंपेयरिंग रेशियो ऑफ a1 a2 b1 b2 find out whether the lines representing following the pairs of the linear equation intersect at a point or a parallel or the consequent। हमें ये बताना है भाई a1 a2 b1 b2 c1 c2 के माध्यम से हमें ये बताना है कि ये जो हमें दे रखे हैं इक्वेशंस, ये कैसे लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब कौन सी लाइन है, ये प्रतिच्छेदी है कि संपाती है कि समांतर है। तो चलिए करते हैं भाई ये क्वेश्चन। सबसे पहले थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, अगर ये जूम हो जाए तो बेहतर है। कैसे होगा भाई जूम, ये स्क्रीन कर्टन, नहीं, कैसे होगा जूम, कैसे होगा। नहीं हो रहा। चलिए कोई नहीं, ऐसे ही करने की कोशिश करते हैं। भाई जूम करना मुझे सीखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अभी ठीक से आता नहीं है। अभी सारी चीजें कर रहा हूँ, धीरे धीरे करना सीख जाऊंगा। भाई देखो, स्पेस वैसे मैंने बना दिया। क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे क्या करता हूं मैं, यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं। पहला जो इक्वेशन दे रखा है वो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन दे रखा है 7x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। ओह सॉरी गलत उतार दिया मैंने, 1 मिनट रुक जाओ भाई। हाँ 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है हमें a1 अपान में a2 निकाल लेना है। a1 अपान में a2 कौन होगा, a1 अपान में a2 भाई ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा a1 अपान में a2 5/7 हो गया। दूसरा काम क्या करना है हमें, दूसरा काम करना है हमें b1 अपान में b2 निकाल लेना है। b1 अपान में b2 जब हम निकालेंगे तो ध्यान से देखिए, y के सामने वाला साइन के साथ लेना भाई, साइन को मत छोड़ना वरना सब गलत जाएगा। तो -4 अपान में 6। अब 2 से कट आउट करते हैं, यहाँ 2 2 जा 4 और यहाँ 2 3 जा 6, ये कितना है -2/3। यहीं पे गलत हो गया, यहीं पे सब काम हो गया। तो यहीं पे हमें समझ में आ गया भाई a1 अपान में a2 ये दोनों वैल्यू सेम नहीं है। अगर a1 अपान में a2 और b1 अपान b2 की वैल्यू सेम नहीं आती है तो वहीं पे काम आपका हो गया, फिर तो मजे ही है भाई। a1 अपान में a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपान में b2। और आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी a1 अपान में a2 b1 अपान में b2 के बराबर नहीं होता तो इस लाइन को हम बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। इससे पहले जो मैंने आपको इंटरसेक्टिंग लाइन में इक्वेशन बताई थी उससे जरा मैच करके देखना, एकदम वही होगा। ये दोनों बराबर नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन मतलब प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा केवल एक बिंदु पर मिलती है, तो इसका कितने हल आएंगे, कितने सॉल्यूशन आएंगे, केवल एक हल आएगा, एक सॉल्यूशन आएगा। और ये कंसिस्टेंट है कि नॉन कंसिस्टेंट है भाई, इंटरसेक्टिंग है, मिल रहे हैं तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट लाइन में ही आएगा। नॉन कंसिस्टेंट में केवल एक ही लाइन आती है, वो कौन सी लाइन होती है, पैरेलल लाइन होती है, क्योंकि वो कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है। तो ये पहला वाला तो क्लियर हो गया। चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, दूसरे वाले में। पहले मैं इसको इरेज कर डालू तब। चलिए ध्यान से भाई, ध्यान से करेंगे काम, ठीक है। ये रहा हमारा दूसरा पार्ट, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और 18x प्लस 6y इज इक्वल टू 24। क्या लिखा है, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0 और दूसरा इक्वेशन है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। जैसा कि हमें पता है, हमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमें सबसे पहले a1 अपान में a2 की वैल्यू निकालनी है। तो a1 अपान में a2 बराबर क्या हो जाएगा, ये आगे वाला टर्म उठा लो भाई, 9/18। दूसरा b1 अपान में b2 को निकालना है, b1 अपान में b2 क्या आ जाएगा, 3/6। और फिर c1 अपान में c2 भी निकाल लेना है, c1 अपान में c2 कितना आ गया, 22/24। काट के देखते हैं, 9 1 दूनी 18, 3 एकम 3 दूनी 6, 12 एकम 12 दूनी 24। तो a1 अपान में a2 की जो वैल्यू है वो 1/2, b1 अपान में b2 की भी जो वैल्यू है भाई क्या आएगी, b1 अपान में b2 की वैल्यू 1/2 और c1 अपान में c2 की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2। ये जो बीच में मैंने लगाए हैं कॉमा लगाए हैं, इसको बराबर मत करना। अब देखो ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं। a1 अपान में a2 यहाँ पर हम लिख देंगे a1 अपान में a2 बराबर क्या है, b1 अपान में b2 बराबर क्या है, c1 अपान में c2। अब जैसे ही ये काम आता है भाई तुरंत इक्वेशन आप पहचान लोगे, a1 अपान a2 b1 अपान b2 c1 अपान c2 तीनों बराबर है। तो इसको हम बोलते हैं कौन सी लाइन, कॉन्सिडेंट लाइन, संपाती रेखा। संपाती रेखा वो रेखा जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी होती हैं और क्या होती हैं भाई, अनंत पॉइंट पर, इनफाइनाइट पॉइंट पे एक दूसरे को टच करती हैं, जैसे यहाँ है और यहाँ पे एक दूसरे को टच करती हैं, ठीक है।
तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये संपाती रेखा हो गई। संपाती रेखा है, एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो ये कंसिस्टेंट होगा, यानी संगत रेखा में आएगा, नॉन कंसिस्टेंट में नहीं आएगा। तो क्लियर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए। पहले मैं इसे रब कर दो भाई, जूम करना सीखना होगा। जूम करना सीख जाऊंगा तो आप लोगों को सारी चीजें सही से क्लियर दिखने लग जाएंगी। थोड़ा टाइम लगा पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगी सारी चीजों में। चलिए साथ रहिए, काम करते हैं आगे भाई। ये रहा हमारा क्वेश्चन, 6x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। फिर से वही काम करना है। सबसे पहले हमें a1 अपान में a2 b1 अपान में b2 की वैल्यू निकाल लेनी है। क्वेश्चन हमारे सामने पड़ा हुआ, चलिए a1 अपान में a2 की वैल्यू निकालते हैं। a1 अपान में a2 बराबर ये आ गया 6/2। दूसरा b1 अपान में b2 की वैल्यू निकालते हैं, ये आएगा कितना, माइनस को साथ लेके चलना है, y के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो -3 अपान में -1। अगला c1 अपान में c2 कितना हो जाएगा भाई, 10 और 9। प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, पर माइनस का साइन जरूर लगाना है। तो 2 से कट आउट करेंगे, यहाँ 2 3 6 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट आउट, ये 3 हो गया, ये 10/9। मतलब a1 अपान में a2 जो आया है वो 3/1 आया है, और बराबर आया है किसके, b1 अपान में b2 के, वो भी क्या आया 3/1। पर तीसरा जो आया हुआ है c1 अपान में c2 बराबर में नहीं है। तो a1 अपान में a2 बराबर b1 अपान में b2 है। a1 अपान में a2 बराबर आया किसके, b1 अपान में b2 के, बट डज नॉट इक्वल टू c1 अपान में c2। और जैसे ही ये इक्वेशन आ गया, आपके दिमाग में तुरंत ही दौड़ जाना चाहिए कि ये किसका इक्वेशन है भाई, समांतर रेखा का है। समांतर मतलब पैरेलल लाइन का। पैरेलल लाइन वो लाइन है जो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगी, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं बनने वाला, कोई हल नहीं है इसका। कोई हल अगर नहीं है, कभी एक दूसरे को टच ही नहीं करेंगी, तो ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ये नॉन कंसिस्टेंट लाइन होगी, असंगत रेखा में आएगी। तो ये क्वेश्चन दूसरा वाला क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, पहले इसको मिटा देता हूं। चलिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, तीसरे क्वेश्चन में on comparing the ratio of a1 upon a2 is equal to and b1 upon b2 and c1 upon c2, find out the whether the following pair of the linear equation are the consistent or inconsistent। बताना है कि इनमें से कौन सी पेयर ऐसे जो कि कंसिस्टेंट है, कौन सी इनकंसिस्टेंट है, यानी कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। तो दिमाग से काम करना है, 2 मिनट का काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। जो भी लाइन पैरेलल होगी वही इनकंसिस्टेंट होगी, बाकी अगर पैरेलल के सिवा 2 अलग लाइन आती हैं, दोनों लाइन आ जाती हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग आ जाती है या कॉन्सिस्टेंट प्रतिच्छेदी या संपाती रेखा आती है, तो वो कंसिस्टेंट हो जाएगी। सिर्फ पैरेलल वाली क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट होगी, असंगत होगी। चलिए काम करते हैं भाई आगे। इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, 1 मिनट। ठीक है, अभी दिख रहा है। चलिए ध्यान से करेंगे, क्वेश्चन आसान है बिल्कुल। ये रहा हमारा क्वेश्चन, सबसे पहला वाला 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, और दूसरा रहा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। पहले a1 अपान में a2 निकालना होगा, इसमें भी तो 3 अपान में 2 आपको सिखा दिया। x के आगे वाला a1 और ऊपर वाले इक्वेशन में और नीचे वाले में a2। फिर हमें क्या निकालना है, b1 अपान में b2। b1 अपान में b2 की वैल्यू क्या आएगी, +2 और -3। यहीं पे काम खत्म हो गया भाई हमारा। ये +2 आ गया, ये -3, मतलब क्या आया, ये आया -2/3। ठीक है। अब a1 अपान में a2 जो है वो b1 अपान में b2 के बराबर
नहीं है। A1 अपान में A2 डज नॉट इक्वल टू क्या हो गया, B1 अपान में B2। जैसे ही ये पॉइंट आ गया फिर हमें समझ में आ गया कि ये कौन सी लाइन होगी, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन। A1 अपान में A2 और B1 अपान में B2 जैसे ही देख लिया बराबर नहीं है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन इसका नाम पड़ जाएगा। चलिए अब ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ये कौन सी रेखा बनेगी, ये बनेगी कॉन्सिस्टेंट लाइन, मतलब संगत रेखा बन गई ये, क्योंकि ये एक दूसरे को टच करेगी किसी एक पॉइंट पे, और जो लाइन टच करती है वो संगत रेखा में आती है। चलिए आगे चलते हैं, पहले इसको रब करता हूं। अब इसके बाद वैसे तो आप लोग के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक के एक साथ ही मर्ज करके सारे चीजें एकदम आपको क्लियर कर दी है। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी दिक्कत आने वाली है। ध्यान से करते हैं इसको, सेकंड क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से करेंगे तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। सबसे पहले हमें क्या निकालना, A1 अपान में A2, तो ये आया 2/4। दूसरा निकालना हमें B1 अपान में B2, तो ये आया -3 अपान में -6। अगला आया C1 अपान में C2। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, दिमाग से ध्यान से काम करिएगा कि जो ये C1 अपान में C2 की जो वैल्यू है वो एक पोजीशन पे होनी चाहिए, या तो दोनों बराबर के इस तरफ हो या दोनों ही बराबर के उस तरफ हो। ऐसा नहीं हो सकता कि एक बराबर के इस तरफ है और एक बराबर के उस तरफ है। अगर ऐसा कंडीशन होगा तो या तो हमें दोनों को बराबर के इस तरफ लाना पड़ेगा या फिर बराबर के उस तरफ ही हमें इसको खुदाना पड़ेगा। तो हमें C1 अपान में C2 की जो पोजीशन है भाई एक जगह रखनी है, उसको एक जगह देख के ही काम करना है, अदरवाइज फिर गलती हो जाएगी। वरना 2 1 जा 2 2 2 जा 4, यहाँ माइनस से माइनस कट आउट, 3 1 जा 1 और 3 2 जा 6। तो A1 अपान में A2 की जो वैल्यू आई है वो 1/2 आई है, B1 अपान में जो B2 की वैल्यू आई है वो 1/2 आई है, C1 अपान में C2 की वैल्यू 8/9 आई है। मतलब इसमें कंडीशन क्या आई है, A1 अपान में A2 बराबर B1 अपान में B2 बराबर डज नॉट इक्वल टू क्या है, C1 अपान में C2। अरे 1/2 1/2 या 8/9 कहाँ बराबर हुआ, C1 अपान में C2। और C1 अपान में C2 अगर नहीं बराबर होता और ये कंडीशन आ गई अगर, तो ये रेखा बन जाती है पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन मतलब समांतर रेखा, समांतर रेखा का मतलब ये कभी एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे। तो ये कौन सी लाइन बन जाएगी, इनकंसिस्टेंट लाइन, और इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, असंगत रेखा। सीधी सी बात है, जो साथ साथ नहीं रहते हैं उन्हीं को बोलते हैं असंगत रेखा, जो एक दूसरे से मिलेंगे ही नहीं, एक दूसरे से दूरी बना के रखते हैं भाई, वही है ये। चलिए आगे चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। चलिए अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा डायरेक्ट करूंगा और आप जरा ध्यान से देखिएगा। A1 अपान में A2 की वैल्यू सबसे पहले हमें इस इक्वेशन में ध्यान से देख के करिएगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं पर आप स्टेप वाइज करिएगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्वेश्चन आपको बता दिए इसलिए मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी ये चैप्टर कंप्लीट हो। A1 अपान में A2 हमें वैल्यू निकालनी है अगर इसमें, तो A1 की वैल्यू है क्या, 3/2 अपान में ये क्या है, A2 की वैल्यू 9। यहाँ पे B1 अपान में B2, B1 की वैल्यू क्या आई है 5/3 और यहाँ पे कितनी है B2 की वैल्यू -10। और अगला आया C1 अपान में C2, C1 कितना आया 7 अपान में 14। कट आउट करेंगे भाई, देखो जो ये ऊपर वाला है नीचे आ जाएगा, तो A1 अपान में A2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3/2 इंटू 9। यहाँ आएगा B1 अपान में B2 बराबर 5 अपान में 3 इंटू माइनस में 10, 5 2 जा 10। C1 अपान में C2 की वैल्यू 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। C1 अपान में C2 की वैल्यू आ गई 1/2, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। A1 अपान में A2 बराबर हो जाएगा 1/6, B1 अपान में B2 बराबर हो जाएगा 1 अपान में
-6, क्योंकि यहाँ 3 इंटू ये -2 है तो ये -6 आ गया। और C1 अपान में C2 की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। अच्छा, अब यहीं पे आपको पता चल गया कि A1 अपान में A2 डज नॉट इक्वल टू क्या है B1 अपान में B2। दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, तो मतलब ये कौन सी लाइन हो गई, ये हो गई आपकी इंटरसेक्टिंग प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। तो ये कौन सी लाइन होगी, कंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी, संगत रेखा हो जाएगी, क्योंकि एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट अप जरूर करेंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा पार्ट। चलिए चौथा पार्ट करते हैं और जल्दी जल्दी करके दूसरा तीसरा क्वेश्चन को हम खत्म करते हैं। चलिए भाई, चलिए 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 मिर्जा, चलिए तीसरा पॉइंट अगर हम देखते हैं तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट में 5x - 3y/11 और -10x + 6y बराबर -22। अगर हम इसमें A1 अपान में A2 निकालते हैं तो इसका A1 ये वाला और A2 ये वाला, 5 अपान में -10। B1 अपान में B2 अगर हम निकालते हैं तो B1 हो गया -3 अपान में 6। C1 अपान में C2 अगर हम निकालते हैं तो 11 अपान में -20। कट आउट करेंगे, 5 × 5, 5 × 10, 3 × 3, 3 × 6, 11 × 11, 11 × 22। A1 अपान में A2 की वैल्यू आ गई 1 अपान में -1 अपान में 2। B1 अपान में B2 की भी वैल्यू कितनी है -1/2। C1 अपान में C2 की वैल्यू कितनी है -1/2। तीनों बराबर है भाई। A1 अपान में A2 बराबर क्या है B1 अपान में B2 बराबर क्या है C1 अपान में C2। तीनों जब टर्म बराबर होते हैं तो हम इसका जो नाम है उस रेखा का नाम हो जाता है संपाती रेखा, मतलब कॉन्सिडेंट लाइन। कॉन्सिडेंट लाइन जो होती है वो अनंत बिंदुओं पर एक दूसरे को टच करती है, और टच करती है इसलिए कौन सी लाइन हो जाएगी, कंसिस्टेंट, यानी कि संगत रेखा बन जाएगी। तो चलिए आगे चलते हैं, लास्ट तीसरे के लास्ट पार्ट पे चलते हैं। और मैंने दूसरा और तीसरा क्वेश्चन पहले करवाया है, उसकी वजह यह है कि मैं चाहता था कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जो मैंने आज आपको इतनी बड़ी वीडियो बनाई है उसका कुछ ना कुछ आपको फायदा हो। इस बड़ी वीडियो के जरिए आपका क्या होगा, 2 नंबर तो फिक्स ही हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का आने वाले हैं इसमें से, चाहे वो बेसिक मैथ हो या चाहे वो एडवांस मैथ हो। कभी कभी इसी में क्या होता है, के की वैल्यू पूछता है। तो चलिए आगे चलते हैं भाई, तीसरे पार्ट को पांचवें पार्ट को क्लियर करते हैं और खत्म करते हैं इसको। A1 की और A1 अपान में A2 की जो वैल्यू है वो क्या है 4/3 अपान में 2। ये रहा A1, ये रहा A2। B1 अपान में B2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, B1 अपान में B2, B1 की वैल्यू 2 और यहाँ पे 3। C1 अपान में C2 की वैल्यू हो जाएगी 8/12। क्या करना है, 4/3 नीचे उतर जाएगा क्योंकि जो बीच वाला होता है नीचे आ जाता है, ये हो जाएगा 4/6, यानी इसको काटा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये हो गया कितना 2/3। B1 अपान में B2 की जो वैल्यू आई है वो 2/3 आई है। C1 अपान में C2 4 को काटा तो बैटरी लो रही है, एक मिनट भाई। ओके नाउ C1 अपान में C2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 4 3 जा 12, ये 2/3। तो A1 अपान में A2, B1 अपान में B2 और C1 अपान में C2 तीनों ही बराबर हैं। A1 अपान में A2 बराबर आ गया B1 अपान में B2 बराबर आ गया C1 अपान में C2। और अगर तीनों बराबर आता है तो फिर से वही कौन सी लाइन होगी, ये कॉन्सिडेंट लाइन यानी समपाती रेखा। मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं।
तो ठीक है, आगे चलिए देखते हैं इसका क्या, ये एक दूसरे को अनंत बिंदुओं पे टच करेंगी, यानी ये कौन सी कंसिस्टेंट लाइन आ गई फिर से। तो ये था हमारा दूसरा और तीसरा क्वेश्चन। आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो पक्का है कि आपको हर एक चीज अब इस टॉपिक से क्लियर होगा। अब इसमें के की वैल्यू निकालने वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं जो मैं आपको करवाऊंगा कुछ नेक्स्ट कुछ क्लासेस में। ऐसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं तो उसके बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा। तो फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।